जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी विद शशि में। तो जो हमने यूजीसी नेट के लिए कार्यक्रम शुरू किया था, उस क्रम में सबसे पहले हमने यूनिट 7 पढ़ा जो कि कहानी था। उसके बाद से यूनिट 5 पढ़ा जो कि कविता था। उसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। उसके बाद से आज हम यूनिट 6 शुरू करेंगे जो कि हिंदी उपन्यास है। तो सबसे पहले क्या है कि ये वीडियो जो है ना थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप इसको 1.5 के स्पीड से देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि एक मास्टर वीडियो है जिसमें कि जितने हिंदी उपन्यास हैं जो कि यूजीसी नेट के एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उसको इसमें मैंने सम्मिलित किया है। तो आप वीडियो को देखें, उसके बाद से अपना फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो, मेरे अंदर जो उत्साह है वो बना रहे। तो चलिए ज़्यादा बातें आपसे नहीं करेंगे और वीडियो को शुरू करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये हिंदी उपन्यास है। अब देखेंगे यूनिट 6। तो इसमें क्या है कि टोटल 13 उपन्यास अपने सिलेबस में लगे हुए हैं। 13 उपन्यास को पढ़ना है। तो जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है उसमें एक एक करके 13 वीडियो मिलेंगी और एक वीडियो में एक उपन्यास और उससे बनने वाले सवाल सम्मिलित रहेंगे। यानी कि लगभग 13 वीडियो में आपका पूरा यूनिट 6 खत्म होने वाला है। ठीक है, और ये इसी प्लेलिस्ट में अगला अगला करके एक एक दो करके इसी सीरियल नंबर से मिल जाएगा। क्योंकि मेरा एक प्रमुख उद्देश्य है कि जितने भी यूट्यूब हैं, मतलब यूट्यूब पे सारा फ्री ऑफ कॉस्ट सब कंटेंट लाइन बाय लाइन देना, उसी क्रम में ये ऐसा मैंने शुरू किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखेंगे देवरानी जेठानी की कहानी 1870, पंडित गौरीदत्त, परीक्षा गुरु 1882, लाला श्रीनिवास दास। तीसरा जो है गोदान है 1936, प्रेमचंद्र। शेखर एक जीवनी 1940-44 अज्ञेय है। उसके बाद बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैला आंचल 1954, फरीश्वरनाथ रेणु। झूठा सच 1958, यशपाल। मानस का हंस 1972, अमृतलाल नागर। तमस तमस 73 भीष्म साहनी। राग दरबारी 1968, श्रीलाल शुक्ल। जिंदगी नामा 1979, 1979। कृष्णा सोबती, आपका बंटी 1971, मनु भंडारी। धरती धन न अपना 1972, जगदीश चंद्र माथुर। यानी कि ये 13 उपन्यास अपने यूजीसी नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं। उसके बाद सवाल कई बार बनता है कि जो उपन्यासकार हैं जिनका रचना आपने लगा हुआ है सिलेबस में, तो उनका क्रम बताएं, यानी कि जन्म वर्ष के अनुसार उनका क्रम। तो ये देखिए जन्म वर्ष के अनुसार उनका क्रम यहाँ आपके सामने है। तो यहाँ आप देखेंगे पंडित गौरीदत्त 1836। उसके बाद देखेंगे लाला श्रीनिवास दास 1851, प्रेमचंद्र 1880। उसके बाद से यशपाल 1903, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, अज्ञेय 11, भीष्म साहनी 1915, अमृतलाल नागर 1916, फरीश्वरनाथ रेणु 1921, कृष्णा सोबती 1925, जगदीश चंद्र 1930। अच्छा एक चीज़ यहाँ देखिए ना, सीरियल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। कृष्णा सोबती के बाद श्रीलाल शुक्ल होना चाहिए क्योंकि इनका 1925 है। फिर आ जाएंगे आपके जगदीश चंद्र 1930 और उसके बाद से आएंगे लास्ट में मनु भंडारी 1931। तो एक चीज़ आपको ये याद होना चाहिए, एग्जाम में यूजीसी नेट के पीवाईक्यू में कई बार पूछा गया है। तो आप इस स्क्रीनशॉट को अपने नोट में नोट्स कर लेंगे क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात कर लेंगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो रचना है ना, जो उपन्यास है उनका क्रम, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और ये भी पीवाईक्यू है, तो इसलिए तो मैंने यहाँ सम्मिलित किया है। तो आप इसको देख लेंगे। तो इसमें पहला क्या है, देवरानी जेठानी की कहानी जो कि 1870, परीक्षा गुरु 1882, गोदान 1936, शेखर एक जीवनी 1940 में पहला भाग आया था, 44 में दूसरा आया था। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, महिला आंचल 1954, झूठा सच 1958, राग दरबारी 1968, आपका बंटी 1971, मानस का अंश 1972, धरती धन अपना 1972, तमस 73 और जिंदगी नामा 1979। तो ये रहे 13 रचनाएं और 13 उपन्यास जो कि अपने सिलेबस में शामिल हैं, उसका डाटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके जो वीडियो बनाएंगे इसी प्लेलिस्ट में आगे आपको मिलते रहेंगे। लेकिन उससे पहले ना अब शुरू कर लेते हैं कि उपन्यास काल का जो काल विभाजन रहा वो कैसा रहा और उपन्यासकार कौन कौन थे, उनकी विशेषता क्या रही, वो इसी वीडियो में देख लेते हैं। क्योंकि जब उपन्यास का परिचय चल ही रहा है तो वो भी परिचय देख लेते हैं, क्योंकि सवाल तो उससे भी बनता है। ठीक है, तो फिर हम नीचे आते हैं, यहाँ देख लेंगे हिंदी उपन्यास का परिचय। अच्छा आपके सामने ये जो दिख रहा होगा ना, मैं चाहता तो इसको टाइप कर सकता हूँ, लेकिन जानबूझ के टाइप नहीं करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो जैसा रियल है वो हो। ठीक है, तो आप देखिए इन चीज़ों को, आप अपने नोट्स में सम्मिलित करिए, थोड़ा इसे सीखिए, मेहनत कीजिए। ठीक है, तो अब देखेंगे हिंदी उपन्यास का परिचय में
कि उपन्यास आधुनिक गद्य की एक प्रमुख विद्या है। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, उप जोड़ न्यास। उप का अर्थ होता है निकट और न्यास का अर्थ होता है थाती प्रॉपर्टी, यानी कि वह रचना या वह प्रॉपर्टी, ठीक है, जो सामाजिक जीवन के सबसे निकट हो, उपन्यास कहलाता है। उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा जाता है। जो उपन्यास है ना, वो कोई पुरानी विद्या नहीं है, ये आधुनिक विद्या है, ठीक है। ब्रिटिश उपन्यासकार डेनियल डेफो, ये नाम है, डेनियल डेफो को आधुनिक उपन्यास का जनक माना जाता है। बंगला में उपन्यास कहते हैं, हिंदी में भी उपन्यास कहते हैं, उर्दू में इसको नावल कहते हैं, मराठी में कादम्बरी कहते हैं, गुजराती में नवल कथा कहते हैं। यानी अलग अलग भाषाओं में उपन्यास को कौन कौन सा नाम दिया जाता है, वहाँ 4 भाषा का हमने यहाँ जिक्र किया है। उपन्यास की अगर विद्या जो है ना, पाश्चात्य साहित्य की देन है, जिसका सर्वप्रथम प्रभाव बंगला साहित्य पर पड़ा। सही बात है, क्योंकि उस समय जो अपने यहाँ के बंगाली लोग थे, वो बहुत संवेदनशील आदमी थे, तो लगभग जितनी क्रांति विदेश से होती है वो बंगाल में ही होती है आखिर। लेकिन स्वतंत्रता का भी क्रांति वगैरह देखेंगे तो जो जितने प्रभुत्व लोग हुए, दार्शनिक विचारक, सारे बंगाल में ही उनका जन्म हुआ था। यहाँ देखेंगे दुर्गेश नंदिनी 1865 को प्रथम मौलिक रचना उपन्यास के रूप में मानते हैं, लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी पर अंग्रेजी उपन्यासकारों का बहुत अधिक प्रभाव रहा, जिससे यह थोड़ा सा संदेह के घेरे में रहता है। 1882 में श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु का प्रकाशन हुआ, जिसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। उपन्यास शब्द का प्रयोग भारतेंदु ने 1875 में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित एक रचना मालती के लिए किया था। यानी उपन्यास शब्द का सबसे पहला प्रयोग कौन किया था? भारतेंदु ने किया था। कब किया था? 1875 में। किस पत्रिका में? हरिश्चंद्रिका में। और एक टॉपिक था, एक रचना था जिसका नाम मालती था, उसी की विद्या के रूप में उपन्यास शब्द का प्रयोग किया था। भारतेंदु ने सर्वप्रथम पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रकाश नामक सामाजिक उपन्यास लिखा। हिंदी उपन्यास में सर्वाधिक योगदान प्रेमचंद्र का है, ठीक है, प्रेमचंद्र का है। इसलिए उपन्यास का काल विभाजन प्रेमचंद्र के नाम के आधार पर ही किया गया है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो कैसे किया गया है, यहाँ देख सकते हैं। उपन्यास जो है उसको मुख्यतः जो उसका काल है ना, उसको 3 भाग में बांटते हैं। एक 1882 से लेकर के 1916 तक, और एक क्या है 1916 से लेकर के 1936 तक, और एक क्या है 1936 से लेकर के 2026 तक, यानी कि अभी तक 3 भाग में बांटा गया है। तो जो प्रेमचंद्र का समय रहा उसको प्रेमचंद्र युग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से और प्रेमचंद्र के पहले युग को क्या बोलते हैं? प्रेमचंद्र पूर्व युग। और उसके बाद से क्या है? प्रेमचंद्रोत्तर युग, ठीक है। ये उपन्यास का बोर्ड विभाजन क्या है? काल विभाजन 3 प्रकार में है। एक है प्रेमचंद्र पूर्व युग, एक है प्रेमचंद्र युग, एक प्रेमचंद्रोत्तर युग। अब देखेंगे ना कि प्रेमचंद्र पूर्व युग में कौन कौन सी विशेषताओं वाली या कौन से विषयों पर उपन्यासों की रचना की गई थी, और जबकि प्रेमचंद्र के युग में किन किन विषयों पर आधारित रचनाएं की गई, और प्रेमचंद्रोत्तर युग में किन किन टॉपिक्स पे रचनाएं की गई, ठीक है। क्योंकि आखिर उनका विशेषता क्या रहा, उस काल में किस तरह के उपन्यास आते थे, ये देखना जरूरी है। तो यहाँ देखेंगे प्रेमचंद्र पूर्व युग में क्या क्या रहा। रोमांच व उपदेश प्रधान उपन्यासों की भरमार रही। सुधारवादी थे, नैतिकता वाले मतलब जो उपन्यास है वो रचे जाते थे। मनोरंजक उपन्यास थे, ऐतिहासिक उपन्यास थे, तिलस्मी व जासूसी उपन्यास थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, धीरे धीरे जब प्रेमचंद्र का प्रभाव पड़ा तो उसके बाद से यथार्थवादी दृष्टिकोण में बदल गया। समाज का जीवंत दस्तावेज हो गया, परंपरागत व रूढ़िगत चीजों का बहिष्कार होने लगा, ठीक है। और जो यथार्थ जीवन था, जो कि प्रेमचंद्र की एक बहुत प्रबल दृष्टि भी है, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि जो भी लेखक होना चाहिए वो समाज के यथार्थ को सामने लेके आए, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई अपनी रचना करता है तो उससे यदि उसकी जनता पे या उसके पाठक पे यदि प्रभाव न पड़े तो फिर उस जनता का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यानी जनता से आप बाहर रह करके उस चीज़ों को रचना में रखेंगे तो उस रचना का कोई वैल्यू नहीं है, उनका ऐसा मानना था। इसलिए तो वो समाज के जीवंत दस्तावेज कहलाता है। फिर प्रेमचंद्रोत्तर युग की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें क्या थे, मनोवैज्ञानिक उपन्यास थे, मार्क्सवादी समाजवादी या प्रगतिवादी उपन्यास थे, सामाजिक यथार्थ के उपन्यास आए, आंचलिक उपन्यास आए, ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास भी लिखे गए, आधुनिक भावबोध युक्त नया उपन्यास लिखा गया, समकालीन उपन्यास लिखा गया। ये सब बातें कब हुई थी? प्रेमचंद्रोत्तर युग में हुआ था।
ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब हम एक चीज और अब आगे देखेंगे कि जो प्रेमचंद्र पूर्व युग है ना, इसमें प्रमुख कौन कौन से उपन्यासकार हुए और उनके उपन्यास जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसको यहाँ से देखेंगे। फिर प्रेमचंद्र के युग में प्रेमचंद्र का जो रचना है उसको देखेंगे, इनके जितने उपन्यास हैं उसको देखेंगे, साथ ही साथ इसी काल में यदि अन्य कोई उपन्यासकार हुआ है उसको भी देखेंगे। उसके बाद से प्रेमचंदोत्तर युग में देखेंगे कि कितने उपन्यासकार हुए और उसके प्रसिद्ध उपन्यास जो कि अपने यूजीसी नेट के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ से देखेंगे। ये रहा आपके सामने, थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, मैं इसको भी बड़ा करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे, प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं वरना छोटा रहेगा तो अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास को यहाँ से लाइन बाय लाइन करके देखते हैं। तो प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास, इसमें सबसे पहला प्रयास जो था वो इंसान अल्लाह खां के द्वारा हुआ था, जिसका टॉपिक का नाम था रानी केतकी की कहानी। फिर पंडित गौरी दत्त थे जिन्होंने देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास लिखा था। फिर श्रद्धाराम फिलौरी जो थे भाग्यवती 1877 में लिखा था इन्होंने, यह प्रकाशित हुआ था। लाला श्रीनिवास दास की यदि बात कर लेते हैं तो परीक्षा गुरु है 1882। देवकी नंदन खत्री की बात कर लेते हैं तो चंद्रकांता 1882। भारतेंदु जो चंद्रप्रभा और पूर्ण प्रकाश नामक दो उपन्यास का रचना किए थे। उसके बाद से बालकृष्ण भट्ट का नंबर आता है, और बालकृष्ण भट्ट जिनका जन्म 1844 में हुआ था। रहस्य कथा 1879 में इन्होंने रचना किया, प्रकाशित हुआ था। नूतन ब्रह्मचारी 1886। 100 आजान एक सुजान, ठीक है, यहाँ सुजान नहीं होगा आजान होगा। 100 आजान एक सुजान। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने सम्मिलित किया है ना, सबका सब पीवाईक्यू है, ये इंपोर्टेंट है तभी किया है, क्योंकि अगर मान लीजिए बालकृष्ण भट्ट की और 3-4 रचनाएं हैं या 1-2 रचना है लेकिन वो इंपोर्टेंट नहीं है ना, तो मैंने उसको सम्मिलित नहीं किया है। इसलिए आप इसको स्किप न कीजिएगा, आप इसको अपने नोट्स में शामिल कीजिएगा और याद कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सवाल से बनता है। नूतन ब्रह्मचारी बना हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। तो ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म जो हुआ था 1847 में हुआ था। इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है, श्यामा स्वप्न है। उसके बाद देवकी नंदन खत्री की अगर बात कर लेते हैं तो देवकी नंदन खत्री का जन्म जो हुआ था 1861 में हुआ था। चंद्रकांता इनका 1882। काजर की कोठरी 1902। नरेंद्र मोहिनी 1893। चंद्रकांता संतति 1896। उसके बाद से क्या है, राधा कृष्ण दास 1865। उसके बाद से इनकी प्रमुख रचना क्या है, निसहाय हिंदू 1890 में, EVPYQ है। फिर बात कर लेते हैं किशोरी लाल गोस्वामी। इनका जन्म 1865 में हुआ था। परिणय 1890 में। अंगूठी का नगीना 1918 में। अंगूठी का नगीना भी पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय की बात कर लेते हैं। इनका जन्म 1865 में हुआ था। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 और अकेला फूल 1907। तो ठेठ हिंदी का ठाठ भी क्या हुआ है, PYQ है, ठीक है। उसके बाद से आएंगे गोपाल गहमरी। तो इनका क्या है, 1866 में इनका जन्म हुआ था। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माने जाते हैं। अब इनकी 1-2 रचनाएं देख लेते हैं। इनका एक रचना है, आप देख करके डर जाइएगा क्योंकि जासूसी और रहस्यमयी उपन्यासकारों के प्रवर्तक थे। तो इनका एक है अद्भुत लाश, इसका रचना हुआ था, प्रकाशन हुआ था 1896 में, थोड़ा सा बड़ा कर लें। उसके बाद एक इनका क्या है, बेकसूर को फांसी। इसकी रचना कब हुई थी, 1900 में हुई थी। सरकटी लाश 1900 में। किले में खून 1910 में। फिर अगले हमारे लेखक आते हैं उपन्यासकार आते हैं, रामनरेश त्रिपाठी, जिनका जन्म 1889 में हुआ था। इनकी एक प्रसिद्ध उपन्यास है वीरांगना, जो इसका प्रकाशन 1911 है। उसके बाद आते हैं अपने मिश्र बंधु, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इनका डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया गया है। इसका एक रीजन है, रीजन ये है कि ये 3 भाई लोग थे, ठीक है। तो तीनों भाई का तो अलग अलग होगा ना, तो देना यहाँ सही नहीं रहेगा, इसलिए इनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ नहीं दिया गया है। इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास था वीरमणि, जिसका प्रकाशन 1917 है। तो इस तरह से आपने प्रेमचंद्र के पूर्व जितने भी प्रमुख उपन्यासकार हुए उनका हमने यहाँ देख लिया, और उनके उपन्यासों को भी देख लिया जो इम्पोर्टेंट अपने लिए हैं। अब हम प्रेमचंद्र के समय यानी प्रेमचंद्र युग में देखेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। तो प्रेमचंद्र के समय में देखते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लें, ऊपर आते हैं, और ये रहे हमारे प्रेमचंद्र, ठीक है। तो प्रेमचंद्र युगीन उपन्यास, ठीक है। तो अब यहाँ से देखेंगे इसमें क्या है, प्रेमचंद्र का अगर मूल नाम की बात कर लेते हैं तो धनपत राय था।
उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे, जो कि हिंदी में प्रेमचंद्र के नाम से लिखने लगे। प्रेमचंद्र नाम जो है दया नारायण निगम के द्वारा दिया गया, जो कि जमाना पत्रिका के संपादक थे उस समय। और देखा होगा कि इनका जो सोजे वतन जब जब्त हुआ था उसके बाद से, चूँकि सोजे वतन भी एक क्या संपादक ही थे, मतलब पत्रिका वगैरह ही था, तो जैसे ही वो जब्त हुआ उसके बाद से उन्होंने क्या किया, जमाना पत्रिका, जिसमें कि 1907 के आसपास इनकी कहानियां छपने लगी थी, इससे इन्होंने अपने सारे कथा कहानी छापने लगे। तो इन्होंने चूंकि सोजे वतन अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर लिया गया था, फिर दयानारायण निगम ने बोला इनको कि काम करिए, आप अपने दूसरा नाम से लिखिए, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, नवाब राय नाम चेंज करके और प्रेमचंद्र के नाम से लिखने लगे, ठीक है। उसके बाद से उपन्यास सम्राट की संज्ञा जो है ना शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने इनको दिया था, उपन्यास सम्राट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कथा सम्राट कह लीजिए या उपन्यास सम्राट कह लीजिए, ये प्रेमचंद्र को कहा जाता है। अगला फिर क्या है कि प्रेमचंद्र, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। ये कथन किनका है, प्रेमचंद्र का कथन है। इनका अगर पहले उपन्यास की बात कर लेते हैं तो असरारे मवाविद है, जो कि उर्दू में 1903 में छपा था या प्रकाशित हुआ था। इसका हिंदी रूपांतरण जो है देवस्थान रहस्य के नाम से प्रकाशित हुआ। इनकी अगर बात कर लें कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा था, तो वो था कायाकल्प, जो कि 1926 में प्रकाशित हुआ। इनका एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास इन्होंने रूठी रानी है, जिसका प्रकाशन 1907 है। प्रेमचंद्र के उर्दू उपन्यास तथा उनका हिंदी रूपांतरण, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी मैं कुछ दिन पहले यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो उसमें ये सवाल बना था, इसका मिलान करना था, ठीक है, क्योंकि 2-3 दे दिया था, उधर उसका हिंदी दिया था, उसका मिलान करना था। तो आप देख लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे असरारे मवाविद 1903, इसका नाम क्या था, हिंदी नाम देवस्थान रहस्य। हम खुरबा वो हम सवाब 1906 में, जिसका नाम प्रेमा था, वो जो इसका हिंदी रूपांतरण था। बात कर लेते हैं किसना का, तो किसना 1907, ठीक है, और इसका क्या था, गबन 1931 में हिंदी रूपांतरण था। फिर क्या है, जलवा ए इसार 1912 में, उसको हिंदी में रूपांतरण क्या था, बाजारी था, सॉरी वरदान था। उसके बाद देखेंगे बाजार ए हुस्न, तो बाजार ए हुस्न जो है 1917 में सबसे पहले उर्दू में आया, उसके बाद सेवा सदन के नाम से हिंदी में प्रकाशित हुआ। फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं, गोश ए आफियत, ठीक है, तो इसका क्या था, प्रेमाश्रम के नाम से 1922 में हिंदी में प्रकाशित हुआ। चौगान ए हस्ती रंगभूमि के नाम से 1925 में प्रकाशित हुआ था। ये दोनों क्या है ना कि यूपी प्रोफेसर्स में पूछे हुए हैं, 2026 में जो एग्जाम हुआ था उसका। फिर अब क्या करेंगे ना, प्रेमचंद्र के अन्य उपन्यास को देख लेंगे और उसका मुख्य बिंदु क्या है, विषय क्या है, किस पे आधारित वो रचनाएं हैं, क्योंकि ये भी तो होना चाहिए ना कि आखिर उसका विषय क्या रहा है। क्योंकि इसके पहले हमने तो वही चर्चा किया कि किस विषय पर आधारित किस समय में कैसी रचनाएं हुई, तो इसलिए यहाँ हम उस चीज़ को देख रहे हैं। तो देवस्थान रहस्य जो है 1905 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें धार्मिक स्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार व पाखंड का वर्णन है। 1907 में जो प्रेमा प्रकाशित हुआ था उसमें क्या है, विधवा विवाह की समस्या है। अगर बात कर लेते हैं सेवा सदन की, तो सेवा सदन जो है 1918 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें कि वेश्यावृत्ति पर आधारित है। वरदान जो है 1921 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें प्रेम विवाह की समस्या है। प्रेमाश्रम जो है 1922 में प्रकाशित हुआ था, जमींदारी व किसानी व्यवस्था पर जो समस्या है उस पर आघात किया गया है। रंगभूमि की बात कर लेते हैं तो 1925 में प्रकाशित हुआ था, सामंतवाद और पूंजीवाद पर आधारित है। कायाकल्प जो है 1926 में प्रकाशित हुआ था, जमींदारी प्रथा पर आधारित है। निर्मला जो है दहेज व अनमेल विवाह पर है, जो कि 1927 में प्रकाशित हुआ था। बात कर लेते हैं प्रतिज्ञा की, तो प्रतिज्ञा में भी क्या है, अनमेल विवाह ही है, ठीक है, जो कि 1929 में दहेज को लेकर के है। गमन में बात कर लेते हैं तो स्त्रियों जो होती है ना, उनकी आभूषण की जो प्रियता होता है उसी की त्रासदी का वर्णन है, और इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1931 में हुआ था। कर्म भूमि की बात कर लेते हैं तो 1932 है, जिसमें कि स्वतंत्रता संग्राम और गांधी दर्शन, गांधी के विचारों का प्रभाव है, वर्णन है। गोदान में तो भारतीय ग्रामीण किसान की त्रासदी है, और इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1936 में हुआ था, और ये अपने सिलेबस में भी लगा हुआ है। फिर मंगलसूत्र की बात कर लेते हैं तो मंगलसूत्र का प्रारंभ उन्होंने 1936 में किया था, जो कि अपूर्ण है और वो इस दुनिया से पूर्ण किए बिना ही चले गए। अब इसके बाद से हम देखेंगे कि
प्रेमचंद्र युगीन अन्य उपन्यासकार, ठीक है, यानी प्रेमचंद्र के समय के जो अन्य उपन्यासकार हैं उसको यहाँ देख लेते हैं और उनका उपन्यास देख लेते हैं जो कि नेट की दृष्टि से अपने लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसमें देखेंगे पहला नंबर क्या आता है, जयशंकर प्रसाद का आता है। इनका जन्म जो हुआ था ना 1889 में हुआ था, 1889 में हुआ था। और इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, तो तितली हैं, कंकाल है, इरावती है। अब देख सकते हैं कंकाल का जो प्रकाशन वर्ष 1929 है, तितली का 1934 है, इरावती का 1936 है। एक चीज आप यहाँ देखेंगे कि मैंने शामिल किया है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सब PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसीलिए आप इनको अपने नोट्स में सम्मिलित कीजिए और सम्मिलित ही नहीं कीजिए, याद कीजिए, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेंगे शिवकृष्ण साहित्य। इनका जन्म 1893 में हुआ था। इनका देहाती दुनिया जिसका प्रकाशन 1926 में हुआ था। ये बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है और इसको क्या बोलते हैं, आंचलिक उपन्यास की संज्ञा देते हैं। फिर चतुर्सेन शास्त्री आते हैं जिनका जन्म 1891 में हुआ था। इनकी प्रमुख जो उपन्यास हैं वो है हृदय की परख जिसका प्रकाशन 1918, व्यभिचार 1924, हृदय की प्यास 1931, अमर अभिलाषा 1933, आत्मदाह 1937, वैशाली की नगरवधू 1948 इम्पोर्टेंट है, वयम रक्षामः 1955, सोना और खून, ठीक है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी, उपन्यास था। फिर बात कर लेते हैं अपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनका जन्म जो हुआ था 1899 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्सरा 1931 में प्रकाशित हुआ था, अलका 1933 में, निरुपमा 1936 और इंदु लेखा जो है इनका भी अपूर्ण उपन्यास है। फिर आते हैं सियाराम शरण गुप्त, 1895 में इनका जन्म हुआ था। गोद 1932, अंतिम आकांक्षा 1934, नारी जो है 1937। फिर आते हैं अपने पांडे बेचन शर्मा उग्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या था, चंद हसीनों के खतूत 1927 में प्रकाशित हुआ, दिल्ली का दलाल 1927, चॉकलेट 1927, बुधवा की बेटी 1928, PYQ है, पूछा हुआ है, ठीक है। सरकार तुम्हारी आंखों में 1937, फागुन के 4 दिन 1960, गिरिजा दत्त शुक्ल जो है और इनके प्रमुख उपन्यास देखेंगे, प्रेम की पीड़ा 1930 और रुणोदय 1930। और फिर नीचे आते हैं तो नीचे अभी दूसरे आ जाएंगे, इसलिए अब क्या देखेंगे, प्रेमचंदोत्तर युगीन जो उपन्यास है उसको देखेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहला नंबर जो आता है, नहीं थोड़ा सा और ऊपर है, यहाँ से आते हैं अपना प्रेमचंदोत्तर उपन्यास। तो यहाँ से देखेंगे ये क्या है, 1936 से लेकर के वर्तमान तक के जो सारे उपन्यासकार हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। और इसमें पहला कैटेगरी उस समय क्या आया था कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, यानी कौन कौन से व्यक्ति थे जो मनोविश्लेषणवादी थे, ठीक है। तो इसमें पहला नंबर किनका आता है, जैनेन्द्र कुमार का आता है। जैनेन्द्र कुमार का जन्म जो हुआ था 1905 में हुआ था। एक चीज़ आप जान जाइए कि जितने ये आपको उपन्यास देखने को मिल रहा है ना, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ना बनता है, इससे सवाल बनता है। क्या करेगा ना, इनका भी क्रम दे देता है, ठीक है, किनका क्रम लगाए प्रकाशन वर्ष के अनुसार, ठीक है। तो या मैच करने के लिए दे देगा, तो फिर आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेंगे तो इनका जैनेन्द्र कुमार का परख था 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953 है। जयवर्धन की बात कर लेते हैं 1956 है, मुक्तिबोध 1965 और दशाक जो है 1985। फिर बात कर लेते हैं इलाचंद जोशी की। तो इलाचंद जोशी का जन्म जो हुआ था 1902 में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध उपन्यास देख सकते हैं, एक घृणामयी है 1929, सन्यासी 1940, पर्दे की रानी 1942, प्रेत और छाया 1944, निर्वासित 1946, मुक्तिपथ 1948, जिप्सी 1952, जहाज का पंछी 1954, भूत का भविष्य 1973, कवि की प्रेयसी 1976। फिर बात कर लेते हैं अज्ञे का 1911 है। शेखर एक जीवनी 1940 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा भाग इसका 44 में आया था। बात कर लेते हैं नदी का द्वीप जो 1951, अपनी अपनी अजनबी 1961। उसके बाद से एक प्रमुख उपन्यासकार आते हैं डॉक्टर देवराज। इनका जन्म जो हुआ था 1917 में हुआ था। इनका है पथ की खोज 1951, बाहर भीतर 1954, अजय की डायरी 1960, मैं, वे और आप 1969। फिर इनका दूसरा सूत्र है जो कि 1978 में प्रकाशित हुआ था। फिर अगला हम देखेंगे, अगला हमारा आ जाता है सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास, ठीक है। इसके पहले कौन था, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। अब यहाँ से देखेंगे इनमें जो क्रम में पहला नाम आता है वो आता है उदय शंकर भट्ट का, जिनका जन्म जो हुआ था 1898 में हुआ था। इनकी जो नए मोड़ 1954, सागर लहरें और मनुष्य 1956, लोक परलोक 1958, शेष अशेष 1960।
फिर आते हैं उपेंद्र नाथ अशक 1910, गिरती दीवारें 1947, बड़ी बड़ी आंखें 1955, गरम राख 1957, शहर में घूमता आईना 1963, एक रात का नरक 1968, एक नन्ही कंदील जिसका प्रकाशन वर्ष 1969 है। फिर आता है विष्णु प्रभाकर 1912। तो विष्णु प्रभाकर की प्रमुख उपन्यास में देखेंगे, पहला है ढलती रात 1951, तट के बंधन 1955, स्वप्नमयी 1956, दर्पण का व्यक्ति 1968, कोई तो 1980, अर्धनारीश्वर 1992, संकल्प 1993। फिर हमारी बारी आती है भीष्म साहनी की। तो भीष्म साहनी का जन्म जो था 1915 में हुआ था, झरोखा 1967, कड़िया 1970, तमस 73। तमस तो अपने सिलेबस में भी लगा है, और जिस उपन्यासकार का या जिस लेखक का कोई रचना यदि अपने सिलेबस में लगा है ना, तो वो लेखक भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और उस लेखक की अन्य रचनाएं भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो फिर देखेंगे बसंती 1980, कुंतु 1993, नीलू नीलिमा नीलाफेट 2000, जय हिंद की सेना 2010। तो नीलू नीलामा कुंतु ये सब क्या है, PYQ बना हुआ है, ठीक है। अब हमारे इम्पोर्टेंट उपन्यासकार आते हैं अमृतलाल नागर। इनका जन्म जो हुआ था ना 1916 में हुआ था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं इनके रचनाएं भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको तो आपको हर हाल में याद होना चाहिए। तो देख लेते हैं एक एक करके। तो महाकाल जो है 1947 में प्रकाशित हुआ था, बूंद और समुद्र 1956 में, शतरंज के मोहरे 1959 में, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और बीज 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा निमिश्रेय 1972, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, करवट 1985, पीढ़िया 1990, मानस कांत 1972, नाचियो बहुत गोपाल, ठीक है, ये इनके प्रमुख रही। अब हम यहाँ देखेंगे कि प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों में प्रमुख व्यक्तिवादी, इसके पहले तो हम सबसे पहले मनोविश्लेषणवादी देखे, ठीक है, फिर यथार्थवादी देखे, अब क्या देखना है व्यक्तिवादी उपन्यासकार कौन कौन थे और उसके उपन्यास कौन है वो भी यहाँ देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला नंबर जो आता है ना वो भगवती चरण वर्मा का आता है, जिनका जन्म जो था 1903 है। इनका पहला जो है आप देख लेंगे पतन 1928, चित्रलेखा 1934, चित्रलेखा ये PYQ है, ठीक है। उसके बाद से 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाव 1950, भूले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई, थके पाँव, सब ही नचावत राम कुसाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से भूले बिसरे चित्र ये भी PYQ है। उसके बाद से टेढ़े मेढ़े रास्ते ये भी PYQ है, और चित्रलेखा 1934 ये भी PYQ है। तो ये 4-5 यहाँ से PYQ बनते हैं, तो इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। फिर आते हैं नीचे लक्ष्मी नारायण लाल 1927, ठीक है। तो इसमें क्या है, धरती की आंखें 1951, रूपा जीवा 1959, वसंत की प्रतीक्षा 1975, कनाट पैलेस 1986। कनाट पैलेस जो है ना PYQ है। अब हम बात कर लेते हैं वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा का जन्म जो हुआ था 1889 में हुआ था। इसका पहला तो नहीं कहेंगे, इसकी उपन्यास प्रमुख हैं 1927 प्रत्यागत, प्रेम की भीट 1931, विराट की पद्मिनी 1936, झांसी की रानी 1946, मृग नयनी 1950, अमरवेल 1952। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, विराट की पद्मिनी और झांसी की रानी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, PYQ है। अब हम बात कर लेते हैं आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो था 1907 में हुआ था। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, चारूचंद्र लिखा 1963, पुनर्नवा 1973, अनाम दास का पोथा 1976, और ये चारों के चारों PYQ हैं, ठीक है। तो आप इसको अपने नोट्स में सम्मिलित कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे, अब यहाँ से एक नया टॉपिक आ रहा है हम लोगों के सामने, क्योंकि अब तो हमने वहाँ देख लिया कि प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास, उसके बाद से प्रेमचंद्र युगीन उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास, और उसके प्रमुख लेखक देख लिए और किस किस विषयों पर आधारित वे उपन्यासों का निर्माण किए, रचना किए। अब उसके बाद से देखेंगे ना कि स्वतंत्रता के दौरान या उस समय के आसपास या उसके थोड़े से बाद कैसी आसपास तो नहीं कहेंगे, उसके बाद ही, क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब ही होता है स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। अब इसमें प्रमुख कौन कौन से उपन्यास हैं उसको एक नज़र यहाँ देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे मोहन राकेश का नाम आता है, और मोहन राकेश देख लेते हैं 1925 में इनका जन्म हुआ था। अंधेरे बंद कमरे 1961 में, जो कि स्वतंत्रता के बाद इसका प्रकाशन हुआ है। उसके बाद न आने वाला कल 1968, ठीक है। तो अंधेरे बंद कमरे PYQ है, इंपॉर्टेंट है। श्रीलाल शुक्ल की बात कर लेते हैं, इनका जन्म 1925 में हुआ था। शून्य घाटी का सूरज 1957 में प्रकाशित हुआ था। अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, सीमाएं टूटती 1973, पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर का संत 1998, राग विराग 2001, ठीक है। अब हम यहाँ एक देख लेंगे धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती का जन्म जो हुआ था 1926 में हुआ था। इनका प्रमुख उपन्यास क्या है, गुनाहों का देवता 1949, सूरज का सातवां घोड़ा, दोनों के दोनों PYQ हैं।
फिर आते हैं राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव का जन्म जो हुआ था 1929 में हुआ था। इनका प्रसिद्ध उपन्यास में एक आता है उल्टा, जिसका प्रकाशन 1957 है। सारा आकाश 1960 है। 1 इंच मुस्कान 1963 है। अनदेखे अनजाने बोल। उसके बाद से देखेंगे कमलेश्वर। कमलेश्वर का जन्म जो हुआ था 1932 में हुआ था। एक सड़क 57 गलियां, इंपॉर्टेंट है, PYQ है। उसके बाद से डाक बंगला 1959, काली आंधी 1974, तीसरा आदमी 1976, कितने पाकिस्तान 2000। मनोहर श्याम जोशी की अगर बात कर लेते हैं 1933 में इनका जन्म हुआ था। कुरु कुरु स्वाहा 1980 में, PYQ है। हरिया हरक्यूलस की हैरानी। फिर अगला हमारा नंबर आता है राजकमल चौधरी का। राजकमल चौधरी जो है देख लेंगे यहाँ से, तो राजकमल चौधरी नदी बहती थी, मछली मरी हुई 1966 और देह गाथा 1966। ठीक है, तो जो मछली मरी हुई है ना, ये PYQ है यहाँ पे, तो इसको आप सम्मिलित कर लीजिएगा। फिर अपनी बात कर लेते हैं निर्मल वर्मा की। तो निर्मल वर्मा का जन्म जो हुआ था 1929 में हुआ था। वे दिन 1964, लाल टीन की छत 1974, एक रात का रिपोर्टर 1979, अंतिम अरण्य 2000। तो यहाँ रात का जो रिपोर्टर है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये PYQ है। ठीक है, पूछा है। इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट तो सब है, PYQ है, उसको मैं स्पेशल उसे फोकस कर रहा हूँ या इंडिकेट कर रहा हूँ। गिरिराज किशोर की बात कर लेते हैं तो 1936, चिड़ियाघर 1968, पहला गिरमिटिया 1989। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, PYQ है। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे विनोद कुमार शुक्ल का, जिनका जन्म जो हुआ था 1928 में हुआ था। नौकर की कमीज 1979, दीवार में एक खिड़की रहती थी। और इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, 1997 का है। खिलेगा तो देखोगे, ये भी 1996 है। तो नौकर का कमीज जो है PYQ है। दीवार में खिड़की रहती थी, ये भी PYQ है। तो इसको अपने नोट्स में सम्मिलित कर लेना है। अब हम यहाँ से देखेंगे कृष्णा सोबती को। ठीक है, कृष्णा सोबती का जन्म 1925 में हुआ था और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इनकी कई रचनाएं अपने सिलेबस में लगी हुई हैं, तो इनको देखना हमारा कर्तव्य बन जाता है। दूसरे साथ ही साथ इनका जीवनी से रिलेटेड या इनकी अन्य जो भी रचनाएं हैं उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल उससे भी बन सकता है। तो अब देखेंगे इनका प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा था, मित्र मरजानी, जिसका प्रकाशन 1967 है। सूरजमुखी अंधेरे के 1972, जिंदगी नामा 1979, दिलो दानिश 1993, समय सरगम 2000, गुजरात पाकिस्तान से गुजरता हुआ हिंदुस्तान 2017 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं सेट बना रहा था या कहीं किसी का एनालिसिस कर रहा था, तो उसमें ये ऑप्शंस में अगर 4 ऑप्शंस थे तो उसमें ये भी ऑप्शंस में था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख लीजिएगा। फिर हम बात कर लेते हैं उषा प्रियंवदा का। इनका जो जन्म हुआ था 1931 में हुआ था। 55 खंभे लाल दीवारें 1961 में प्रकाशित हुआ था। रुकोगी नहीं राधिका 1967 में। शेष यात्रा 1984, अंतर्वशी जो है 2000 में। फिर आती है मनु भंडारी। मनु भंडारी इनका भी लगा हुआ है अपने में। 1931 में इनका जन्म हुआ था। आपका बंटी 1971, महाभोज 1979, स्वामी 2003। प्रभा खेतान की बात कर लेते हैं तो 1942 में इनका जन्म हुआ था। इनका जो है तालाबंदी, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी, ये सब इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अब एक चीज यहाँ पे था, सोचा कि मैं आपको सम्मिलित कर दूं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि कम समय में अच्छा कंटेंट था ये, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ सम्मिलित किया है। अब इसमें क्या करना है ना, आपको एक नज़र पूरा डाल देना है। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं तो पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रकाश। ठीक है, तो ऊपर चर्चा हमने किया था कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पहले उपन्यास थे। ठीक है, अब इसके प्रमुख पात्र देख लेंगे। तो प्रमुख पात्र सबका हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा ना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा और उसका कोई बनता भी नहीं है। लेकिन जो अपने सिलेबस में लगा है ना, उसको यहाँ हम चर्चा कर लेंगे, या जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में सवाल बनने की संभावना है। चूँकि नेट में तो सवाल उससे ही बनेंगे जो अपने सिलेबस में है। लेकिन यदि आप किसी स्टेट का सेट का एग्ज़ाम देते हैं, या आप कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देते हैं, या आप BPSC TR1 टीचर के लिए, TR4 टीचर के लिए देते हैं, या अन्य कोई भी स्टेट के हिंदी के रिलेटेड एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसलिए इसको सम्मिलित करना भी जरूरी रहेगा। आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे PDF मिल जाएगा, आप अपने नोट्स में इसको सम्मिलित कर लीजिएगा। तो चल एक एक करके देखते चलते हैं। तो पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपन्यास था, इसमें देखेंगे चंद्र प्रभा, ढूंढीराज और पूर्ण प्रकाश करके ये सब प्रमुख पात्र हैं। फिर अपना आता है देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि पंडित गौरीदत्त है, पार्वती, सुखदेव, दौलतराम, छोटे। परीक्षा गुरु की बात कर लेते हैं, श्रीनिवास दास, लाला मदन मोहन, ब्रजकिशोर और मुंशी चुनीलाल। चंद्रकांता की बात कर लेते हैं, जिसके लेखक देवकीनंदन खत्री हैं। तो राजकुमार वीरेंद्र सिंह, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना चलेंगे। सेवा सदन प्रेमचंद्र, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है ना कि ये प्रमुख उपन्यास ही दिए गए हैं और उसके लेखक दिए गए हैं, तो बस हम यहाँ पे ये चीज़ देख लेंगे। सेवा सदन प्रेमचंद्र, प्रेमाश्रम प्रेमचंद्र, रंगभूमि प्रेमचंद्र,
निर्मला प्रेमचंद्र, प्रतिज्ञा, गबन, कर्म भूमि, गोदान। ठीक है, गोदान का देख लेंगे क्योंकि गोदान जो है इम्पोर्टेंट है। अगर गोदान आपने नहीं पढ़ा या गोदान का अगर कोई हिंदी साहित्य का छात्र नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे गोदान। ग्रामीण पात्र देखेंगे होरी, गोबर, धनिया, झुनिया, दाता दिन, माता दिन, नोखेराम, झिंगुरी सिंह, सिलिया, रूपा, सोना। ठीक है, हीरा, भोला। अब नगरीय पात्र देख लेंगे ओंकार नाथ, श्याम बिहारी, तनखा सिंह, खन्ना, मेहता, मिर्जा, मालती, राय साहब, अमरपाल सिंह। कंकाल की बात कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद का, तो स्त्री पात्र देख लेंगे किशोरी, यमुना, घंटी, लतिका, माला। अगर पुरुष पात्र की बात कर लेते हैं तो श्रीचंद्र, देव निरंजन, मंगल देव, बाथम और कृष्ण शरण। तितली इम्पोर्टेंट नहीं है, इरावती इम्पोर्टेंट नहीं है, इरावती अधूरा उपन्यास है। तितली जो है जयशंकर प्रसाद है। माँ देख लेंगे विश्वम्बर शर्मा कौशिक है। भिखारिणी है विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक। फिर देहाती दुनिया देख लेंगे। देहाती दुनिया क्या है, आंचलिक उपन्यास है, शिवपूजन शाह इसके लेखक हैं। पुरुष पात्र की बात कर लें तो राम टहल सिंह है, मनबहाल सिंह है, सुहावन है। और स्त्री पात्र की बात कर लेते हैं तो बुधिया है, सुगिया है, बतसिया है, फुलगुनिया है। देख सकते हैं ना, आंचलिक उपन्यास जिसमें गाँव की आंचल की महक आती है। नाम से आप देखिए ना, पात्रों का जो नाम है उसी से समझ में आ जाता है कि गाँव का क्या है। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे ना, चंद हसीनों के खतूत, पांडे वेचन शर्मा उग्र है, परख जैनेन्द्र है, सुनीता जैनेन्द्र है, त्यागपत्र जैनेन्द्र, कल्याणी जैनेन्द्र, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, मुक्तिबोध, शेखर एक जीवनी अज्ञेय 1944। ये अपने सिलेबस में लगाए थे, इसको यहाँ देख लेते हैं। प्रमुख पात्र कौन है, शेखर है, सरस्वती है, शशि है, शारदा है, शांति, रामेश्वर, बाबा मदन सिंह। नदी के द्वीप अज्ञेय, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो नदी के द्वीप हैं, रेखा है, गौरा है, डॉक्टर भुवन है, चंद्रमाधव है, हेमेंद्र है, डॉक्टर रमेश हैं। अपने अपने अजनबी अज्ञेय, अजय की डायरी, डॉक्टर देवराज, ऊपर मैंने चर्चा किया हुआ था। सागर लहरी और मनुष्य, उदय शंकर भट्ट। तट के बंधन, विष्णु प्रभाकर। दर्पण का आदमी, विष्णु प्रभाकर। स्वप्नमयी, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अर्धनारीश्वर, विष्णु प्रभाकर का ही है। तमस, भीष्म सानी 1973। ठीक है, तो तमस को देखेंगे क्योंकि तमस अपने सिलेबस का है और उसमें सवाल बने हैं। तो तमस देख लेंगे भीष्म सानी। वानप्रस्थ जी, मुराद अली, नथु, जनरल सिंह, हरनाम सिंह, रिचर्ड्स, बख्शी जी, लीजा, बंतो, राजो, शहनाज, लक्ष्मी नारायण, नूर इलाही, मोहन। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट इसके प्रमुख पात्र हैं। फिर उसके मायादास की माड़ी, भीष्म सानी। नीलू, नीलिमा, नीलाफेर। नीलोफेर भीष्म सानी की है। प्रमुख पात्र देख लेंगे नीलू, सुधिया, नीलिमा, अल्ताफ। महाकाल अमृतलाल नागर देख लेंगे। पांचू, गोपाल, अमला, बूंद और समुद्र जो है अमृतलाल नागर। स्त्री पात्र कौन सा, ताई, नौकन्या, रामजी बाबा, महिपाल, सज्जन, नगीन चंद्र जैन उर्फ कर्नल। शतरंज के मोहरे अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर। उसके बाद देखेंगे अमृत और विष अमृतलाल नागर। सात घूंघट वाला मुखड़ा अमृतलाल नागर। ठीक है, एकदा नमिस राय अमृतलाल नागर। मानस का हंस अमृतलाल नागर। बाबा तुलसीदास। ठीक है, इनकी ये जीवनी है। नाचियो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर। खंजर नयन अमृतलाल नागर, ये सूरदास की जीवनी है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और बहुत सारा जीवनी पर उन्होंने रचनाएं की अमृतलाल नागर ने। बिखरे तिनके अमृतलाल नागर। अग्निगर्भा अमृतलाल नागर। 3 वर्ष भगवती चरण वर्मा। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा। सभी नचावत राम गोसाई भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। यानी कि यहाँ पे जितने शामिल हैं ना वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैं इसका तो चर्चा कर रहा हूँ कि कम से कम आप ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ना कितना इंपॉर्टेंट। झांसी की रानी, इसका जिक्र बहुत जगह मिला है। वृंदानल वर्मा है, मृगनयनी वृंदानल वर्मा है, बाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चारुचंद्र लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी, अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे दादा कामरेड जो है यशपाल का, देशद्रोही यशपाल का, दिव्या यशपाल, झूठा सच यशपाल, तेरी मेरी उसकी बात यशपाल, धरती धरना अपना जगदीश चंद्र, उग्रतारा नागार्जुन, महिला अंचल फरिश्वनाथ रेणु। इसका देख लें डॉक्टर प्रशांत है, कमली है, बालदेव है, कालीचरण है, मंगला देवी है, लक्ष्मी है, महंत सेवादास है, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद है, रामदास है और पावन दास हैं। इससे क्या ना सवाल बना हुआ है। उसके बाद से बात कर लेते हैं समर शेष है, विवेकी राय। उसके बाद सोना माटी, विवेकी राय, आधा गांव, राही, मासूम रजा, डूबते मस्तूर, नरेश मेहता। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे इंपोर्टेंट आते हैं अंधेरे बंद कमने, मोहन राकेश, नीलिमा, हरवंश, सुषमा, मनोज, सक्सेना, शोभा। उसके बाद देखेंगे अंतराल, राग दरबारी देख लेंगे, श्रीलाल शुक्ल, बैद्यनाथ जी, रंगनाथ, प्रिंसिपल, मोतीराम, रूपन, बदरी, छोटे, लंगड़, शनिचर, दरोगा जी,
खन्ना, जोगनाथ, ठीक है। फिर क्या है, विश्रामपुर का संत लाल शुक्ल, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, जिसमें कि चंदर है, सुधा है, बिनती है, पम्मी है, गेसु है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती, TYQ है। अलग अलग बैतरणी शिव प्रसाद सिंह, नीनाचंद शिव प्रसाद सिंह, उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव, डाक बंगला कमलेश्वर, इधर के जी डाक बंगला कमलेश्वर। फिर देखेंगे एक पति के नोट्स, महेंद्र भल्ला, कयाप मनोहर, श्याम जोशी, ढाई घर गिरिराज किशोर, 5 आंगनों वाला घर गोविंद्र मिश्र, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा, तर्पण शिवमूर्ति। फिर देखेंगे सूरजमुखी अंधेरे की कृष्णा शोभती, जिंदगी नामा कृष्णा शोभती, दिलो दानिश कृष्णा शोभती, रुकोगी नहीं राधिका उषाम प्रियवदा। ऑलरेडी मैंने उधर चर्चा भी किया था, इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने सम्मिलित किया है अपने नोट्स में, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। फिर यहाँ से देखेंगे आपका बंटी जो है मनु भंडारी, आपका बंटी मनु भंडारी, महाभोज मनु भंडारी, ठीक है। ये दोनों को देख लेंगे, बंटी है, अजय है, शकून है, डॉक्टर जोशी है और मीरा है, ये अपने सिलेबस का है। तो फिर से महाभोज देख लेंगे, दास साहब, विशेषर, बिंदा, हीरा, शुक्ल बाबू, जोरावर सिंह, ये सब भी अपने सिलेबस की है। एक एक करके जब उधर पढ़ेंगे तो इनका चर्चा तो करेंगे ही। यहाँ भी एक नज़र देख लेते हैं, क्या पता यहाँ से याद हो जाए तो अच्छी बात है। फिर देखेंगे कठगुला, मृदुला गर्ग, कथा, सतीसठ, चंद्रकांता, एक पत्नी के नोट्स, ममता कालिया, पीली आंधी, प्रभा खेतान, चाक, मैत्री पुष्पा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, आवाज, चित्रा मुदगल। और फिर देख लेंगे कली कथा, बायापास, अलका सरावगी की ये उपन्यास है। अब एक चीज़ देखिएगा, ये जो भी मैंने वीडियो बनाया, ये वीडियो में जितने इम्पोर्टेंट हो सकता था उपन्यास के बारे में वो चीज़ मैंने यहाँ सम्मिलित किया। कम से कम वीडियो में कम से कम समय में अच्छा कंटेंट देने का प्रयास किया। एक चीज़ है ना कि आप इसको कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि फीडबैक कैसा रहा, या आपको यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट है या नहीं है, कम समय में अच्छा मटेरियल देना, तो उससे क्या होगा कि मेरा उत्साहवर्धन बना रहेगा और मैं इस पर काम कंटिन्यू करता रहूँगा। मिलेंगे इसके अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।